Good morning, students. Today we are going to know about proteins, amino acids and formation of protein कैसे बनता है, what is its classification. This is the main aim and objective of today. So first of all, proteins, the various sources of protein are milk, cheese, pulses, meat, fish, fruits, etc. Proteins are high molecular mass complex. Biomolecules में they belong to biopolymers of alpha amino acids. Why they are termed as biopolymers? Because in the chapter of polymers we have seen that polymers are those compounds which are made up of repeated units of monomers. So bio means in the living system. Proteins exist in living system and they are polymers of what? Alpha amino acids. So now how alpha amino acids are that chemically written? कार्बन है, कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं. वन साइड R ग्रुप, R इज एनी साइड चेन. दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अमाइनो ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप. एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दिस कार्बन विच इज अटैच्ड विद दिस 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन. और अल्फा अमाइनो एसिड्स बेसिकली क्या हैं? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स को बनाने के लिए अल्फा अमाइनो एसिड्स का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ओनली दे आर कॉल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स. कंडेंसेशन पॉलीमर्स कैसे हुए कि जब भी 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. कैसे निकलेगा वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है उसका फॉर्मेशन देखना. तो उसके लिए जैसे कि ये 2 हमारे पास ये है एक अमाइनो एसिड, ऐसा ही दूसरा अमाइनो एसिड, इसका OH और इसका H, वाटर बन के बाहर. अगर मैं इसके भी N मोल लिख दूं, N मोल इसके भी लिख दें, तो हाउ द बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड? ये CO, ये NH, इसका NH, इसका फर्दर CH बॉन्डिंग कर रहा होगा लाइक पॉलीमराइजेशन में हमने किया. ये C, ये R, इसका CO, आगे से ये भी बॉन्डिंग कर रहा होगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड और अमाइड लिंकेज. और इसी लिंकेज की वजह से ऐसे कई लिंकेज, क्योंकि हमने बाहर यहाँ पे N भी लिखा है, इसीलिए इतने सारे लिंकेजेस की वजह से प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड और पॉलीअमाइड इन नेचर. प्रोटीन्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड और पॉलीअमाइड इन नेचर. तो यहीं से हमने देखा कि प्रोटीन्स क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर्स, क्योंकि वाटर रिमूव हुआ. दे आर पॉलीअमाइड्स इन नेचर इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स. बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोटीन में एग्जिस्ट करते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक है, मैंगानीज है. ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं. देन proteins are vital complex chemical substances essential for growth and maintenance of life. प्रोटीन्स हाई मॉलिकुलर मास हैं जिसमें n का वैल्यू जो हमने कहा रिपीट हो रहे हैं अमाइनो एसिड्स, n का वैल्यू 100 से लेके 1000 तक हो सकता है. तो प्रोटीन की जब हाइड्रोलिसिस करवाई पेप्टाइड्स बने और पेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद अल्टीमेटली अल्फा अमाइनो एसिड्स वी डू गेट. इट मीन्स प्रोटीन्स सबसे बड़े, उनसे छोटा पार्ट पेप्टाइड्स और उनसे सबसे छोटा पार्ट क्या आ गया? अल्फा अमाइनो एसिड्स. नाउ अल्फा अमाइनो एसिड्स दे आर 20 इन नंबर और टोटल 20 इन नंबर है. दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन आवर बॉडी. उनमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है. जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स. तो एसेंशियल भी 10 है नंबर में और नॉन एसेंशियल भी 10 हैं. एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं और हमें डाइट में, डेली रूटीन में वो डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें वो अवेलेबल हैं. लाइक मिल्क है, एग है, फिश है, मीट है. इन सब में मिल्क हम रोज पीते ही इसीलिए ताकि मिल्क से हमें सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हो जाएं. अगर बॉडी को जरूरी अमाइनो एसिड जो चाहिए ना मिले तो उसकी वजह से हमें कौन से डिजीज हो सकती है? क्वाशियरकर. और क्वाशियरकर का मतलब होता है वाटर इम्बैलेंस हो जाना बॉडी में. तो डिजीज का नाम क्या है? क्वाशियरकर.
एसेंशियल अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल जो हमने याद रखनी है, वैलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स विच आर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर 10 में से। नॉन एसेंशियल विच आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट। इसमें हमें एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनिन, टायरोसिन, क्योंकि बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए डाइट में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कैटेगराइज्ड on the basis of number of amino and carboxylic acid group। तो उसके बेस पे हमारे पास जो अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं दे मे बी ऑफ न्यूट्रल कैटेगरी, एसिडिक कैटेगरी एंड बेसिक कैटेगरी। और नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है, अगर NH2 और COH का नंबर 1-1 है या इक्वल है तो दैट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। और एसिडिक का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर 2 है और अमाइनो ग्रुप 1 है, तब क्या हो गया, एसिडिक। बेसिक के अंदर अगर 2 अमाइनो ग्रुप हैं तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप व्हेन इट इज ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक कैटेगरी। एग्जाम्पल बेसिक की लाइसिन है, हिस्टिडीन है, इसमें एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है ना। इन न्यूट्रल ग्लाइसिन और एलेनिन। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स का फर्स्ट मेंबर, ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो आंसर इज ओनली 1 ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन कब, जब आर का वैल्यू H होगा। हमने अब ऊपर अब डिस्कस किया है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं और अगर आर का वैल्यू H हो जाए तो ये बन गया ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन की क्वालिटी क्या है, ये सबसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये एकायरल है, इसमें कायरलिटी नहीं है, बिकॉज दैट कार्बन इज नॉट सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। क्योंकि 2 साइड पे क्या लगे हैं, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सेम ग्रुप है, इसलिए दिस ग्लाइसिन इज नॉट कायरल। नाउ नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट 3 लेटर्स उठा के नाम से वो इसकी एब्रिविएशन बनती है और इसका जो सिंबल होता है वो फर्स्ट लेटर्स कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, तो दैट इज द नॉमेनक्लेचर। कैपिटल G जैसे कि ग्लाइसिन के लिए, और फर्स्ट 3 लेटर से उसका क्या बना, दैट इज सिंबल G है और GLY उसका एब्रिविएशन है। अगर इसी R की वैल्यू हम CH3 ले लें तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन की बजाय एलेनिन। तो एलेनिन का फॉर्मूला क्या हो गया, आर का वैल्यू हमने CH3 रख दिया। नाउ दिस इज कायरल इन नेचर, और फर्दर जितने भी होंगे ऑल अमाइनो एसिड्स आर कायरल इन नेचर। नाउ नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन के एसेंशियल वाले हैं, नॉन एसेंशियल है अमाइनो एसिड्स, तो उसी बिहाफ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो 2 तरह से हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स कंप्लीट कौन सी हैं, हम डेली रूटीन में खाना जब खाते हैं, मिल्क हमारी डाइट का पार्ट क्यों होता है, मॉर्निंग दही के रूप में है, दूध के रूप में है, मॉर्निंग में, इवनिंग में मिल्क क्यों दिया जाता है बच्चों को, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसमें से उनको वो प्रोटीन मिलते हैं जो प्रोटीन हमारी बॉडी को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो प्रोटीन्स जो बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए सारे के सारे अमाइनो एसिड प्रोवाइड करवाएं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन, लाइक मीट से मिलने वाला, फिश से मिलने वाला, मिल्क से और एग से। और इनकम्प्लीट कौन सा हो गया, विच आर डेफिशिएंट इन 1 और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिनमें डेफिशिएंसी होती है किसी ना किसी एसेंशियल अमाइनो एसिड की, जैसे कि प्लांट प्रोटीन आर इनकम्प्लीट, उनमें से सारे प्रोटीन नहीं मिलते। लाइक राइस है, जो राइस है हम सिर्फ राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करते फुल डे के अंदर, हमें उसके बजाय बीज भी लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि राइस लैक्स इन लाइसिन, थ्रेनिन, ये वाले अमाइनो एसिड्स में लैक करता है, सो राइस बिलोंग्स टू इनकम्प्लीट प्रोटीन कैटेगरी। देन after that classification of amino acid we come to physical properties of amino acids. What are physical properties of amino acid? Number 1, colorless है, non volatile है, crystalline solid nature में है. Then they are insoluble in non-polar solvent. Then their aqueous solution, जैसे उनमें पानी डालते हैं, they behave like substances of high डायपोल मोमेंट, जो सब्सटेंसेस की डायपोल मोमेंट हाई होती है उनको वो उनके जैसा वो बिहेव करते हैं, यानी कि उनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। आफ्टर दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क का अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ज़्विटर आयन। तो ज़्विटर आयन होता है डाइपोलर स्ट्रक्चर, इसे हम इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों सॉल्ट बोला, क्योंकि वो अंदर से ही अपना सॉल्ट बना लेता है, बाहर से कोई चीज ऐड नहीं हुई, अंदर से ही सॉल्ट कैसे बनाया। ये है कोई भी अमाइनो एसिड, इसका नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर और ये H इस लोन पेयर के साथ जाता है
और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हो गए। COH वाला H मूव किया तो यहाँ पे CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पूरी एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट्स आ गए, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, सो इट इज कॉल्ड सॉल्ट। और क्योंकि वो इंटरनली सारा मूवमेंट हुआ हाइड्रोजन आयन का ऑन द लोन पेयर, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल सॉल्ट। तो ज्विटर आयन कभी भी आ जाए उसको ड्रॉ करना है इसी तरीके से जैसे शो किया गया है, एंड हमेशा ये लिखना है कि इट इज डाइपोलर स्ट्रक्चर और इंटरनल सॉल्ट। देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन ऑफ अमाइनो एसिड। 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मार्क्स के 1 मार्क के जब क्वेश्चन आते हैं तो पता नहीं कहां से बीच बीच में से निकल के आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तो जैसे इस ज्विटर आयन बना, अल्फा अमाइनो एसिड्स के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी आ गया, नेगेटिव पार्ट भी आ गया, वो सॉल्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। और सॉल्ट्स में आपने पढ़ा है वो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो, और पानी में सॉल्युबल होते हैं। अदरवाइज पहले हमने पढ़ा था कि वो खुद इनसॉल्युबल हैं, लेकिन जैसे ही वो सॉल्ट बना देते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर जब एसिडिक मीडियम डाल दिया जाए इसी ज्विटर आयन में, तो ज्विटर आयन में एसिडिक मीडियम डालते ही जो कैटाइन, दे एग्जिस्ट एज कैटाइन्स। कैसे, मैं आपको शो करने जा रही हूँ प्लीज। ये है ज्विटर आयन। अगेन ये हमने जो स्ट्रक्चर यहां बनाया है ये क्या है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में जैसे ही हमने क्या मीडियम डाला, एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव डाला तो एसिडिक मीडियम बन गया। तो खुद देखिए ये H आयन कहां गया, CO नेगेटिव के पास, यहां COH हो गया। तो रिजल्ट क्या बचा, अब नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या रिजल्ट बचा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इट मींस दिस इज व्हाट, दिस इज कैटाइन, और कैटाइन्स मूव टुवर्ड्स कैथोड। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाया जाएगा कैटाइन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। फिर वही ज्विटर आयन, अब हमने उसमें क्या डाला है, बेसिक मीडियम, यानी कि OH नेगेटिव पार्ट डाला है। और OH नेगेटिव पार्ट डालते ही क्या होगा, ये OH नेगेटिव इस NH3 का एक H लेके वाटर मिला के बाहर जाएगा, यहाँ NH2 हो जाएगा और ये CO नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग करेक्टर है, CO नेगेटिव, यानी कि ये क्या बन गया, एनाइन बन गया, एंड एनाइन्स मूव टुवर्ड्स एनोड। नाउ फॉर न्यूट्रल अमाइनो एसिड जिसमें एक ही NH2 है और एक ही COH है, वहां पर जो pH, जैसे कि हम pH पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं उसी pH के लिए, सिर्फ pH ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, जब भी pH की वैल्यू इंटरमीडिएट हो जाती है तो वो अमाइनो एसिड, वही अमाइनो एसिड जो हमने अभी बात की, ज्विटर आयन कभी कैथोड की तरफ मूव करता है, कभी एनोड की तरफ मूव करता है। तो एक ऐसी भी pH वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू, जिसपे देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो है जिसपे जो भी मूवमेंट है कैथोड और एनोड की तरफ वो नहीं होती है। So I am repeating again that at intermediate value of pH जब हमने अभी बोला कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, कैटाइन बन रहा है, एनाइन बन रहा है, तो pH में वेरिएशन आती है। लेकिन एक इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ pH है जिसपे माइग्रेशन कोई नहीं होती अमाइनो एसिड की, जाने कि अमाइनो एसिड ना तो कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, द पॉइंट एट द इंटरमीडिएट value of pH where there is no net migration of amino acid under the influence of electric field. For neutral amino acids जो pH है इंटरमीडिएट वैल्यू या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर मैं सिंपली बोलूं तो 7 के नियर अबाउट होता है। जैसे कि ग्लाइसिन के लिए इसी का वैल्यू 6.1 भी होता है ग्लाइसिन के लिए। एसिडिक अमाइनो एसिड्स के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का वैल्यू 3 to 5.4 होता है, और जो हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनके लिए 7.6 से लेके 10.8 तक होता है। तो दीज आर द वैल्यूज फॉर न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स। जब भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा तब उस क्योंकि हमने बोला आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जाके देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड, हेंस एट दैट पॉइंट उस सब्सटेंस की क्या होगी, लीस्ट सोलुबिलिटी इन वाटर, तो पानी में वो सोलुबल नहीं होगा। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने हमने पहले शुगर पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के केस में वो डी कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करते थे। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो
अमाइनो एसिड के कॉन्फ़िगरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस बिलोंग्स टू एल सीरीज। और एल क्यों है, एल का मैं आंसर दे दूं, एल सीरीज को क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है उसके साथ अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पर है। दिस इज ओनली द रीजन अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फा कार्बन, हेंस इट बिलोंग्स टू एल सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि पेप्टाइड्स क्या है। पेप्टाइड्स एक एमाइड्स की कैटेगरी है, क्योंकि पेप्टाइड हमने अभी अभी आपको पॉलीपेप्टाइड वर्ड बताया, उसका छोटा कंपाउंड पेप्टाइड। और पेप्टाइड क्या है, अगर मैं 2 अमाइनो एसिड जोड़ूं तो वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर निकला, दोनों जुड़ गए, तो ये क्या बना, यहाँ पे ये पेप्टाइड लिंकेज बना। और क्योंकि ये 2 अमाइनो एसिड जुड़ के बना है तो दिस फॉर्म्ड कंपाउंड इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज बना, ये पेप्टाइड लिंकेज या एमाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड्स क्या हो गए, दे आर अमाइड्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर 2 अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा, अगर 3 अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, सो ओनली। पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया, जब बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ेंगे 100 से लेके 1000 तक, और उसी पॉलीपेप्टाइड को बाद में हम प्रोटीन का नाम भी देंगे। और पॉलीपेप्टाइड के केस में, जैसे कि हमने अभी पहले ऊपर बनाना सिखाया, इसका फॉर्मेशन करना सिखाया, 2 एंड्स बनते हैं हमेशा रिजल्ट के बाद, एक नाइट्रोजन टर्मिनल होगा और दूसरा कार्बन टर्मिनल होगा। ऑलवेज वन एंड इज एन टर्मिनल, अमाइनो ग्रुप के साथ एंड हो रहा है, और दूसरे वाला COH टर्मिनल। तो इन दोनों टर्मिनल्स को भूलना नहीं है, हमने COH वाले को कार्बन टर्मिनल बोला जाता है। Now, properties of polypeptides में again they are amphoteric in nature. Why they are amphoteric? क्योंकि उनके 2 एंड्स हैं, एक तरफ NH2, दूसरी तरफ बेसिक ग्रुप, एक तरफ क्या है, एसिडिक ग्रुप है। मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स के कहां तक चले जाते हैं, 10,000 U तक, मतलब U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। At isoelectric point again they have least solubility in water. तो these are the properties of polypeptides. तो इसी के साथ हमारा प्रोटीन पार्ट, उसकी क्लासिफिकेशन शुरू होती है। अब हमने प्रोटीन्स पढ़ना स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मे बी ऑफ 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसकी 2 क्लासेस हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस क्या होती हैं और ग्लोबुलर क्या है। तो बच्चों फाइब्रस क्या है, अगर हम हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो पहले मैं एग्जांपल ही आपको बता दूं। हमारी स्किन के अंदर कैरेटिन, हेयर के अंदर कैरेटिन, नेल्स के अंदर कैरेटिन, मसल्स में मायोसिन, ऑल बिलोंग टू फाइब्रस कैटेगरी। अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो इसमें हमारी बॉडी में कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एंजाइम्स जो बॉडी में बायोकैटालिस्ट का काम करते हैं, जैसे कि इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है और पेनक्रियास से निकलता है, दे बिलोंग टू ग्लोबुलर प्रोटीन। हमारा हीमोग्लोबिन है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्लोबुलर प्रोटीन। और अगर बॉडी के बाहर की बात करूं ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, तो एग, व्हाइट ऑफ एन एग, एग के अंदर जो व्हाइट पार्ट है उसमें भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये सारी एग्जांपल्स बिलोंग करती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन को। फाइब्रस और ग्लोबुलर में मेन डिफरेंस, पेपर में कई बार एक ही डिफरेंस लिखना आ जाता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए, फाइब्रस आर वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स, वेयर एज ग्लोबुलर आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। और दूसरा डिफरेंस नाम से ही क्लियर है, जब हमने ग्लोबुलर वर्ड यूज किया, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को इस तरह से फोल्ड करती हैं कि प्रोटीन्स की स्फीरॉइडल शेप हो जाती है, जबकि फाइब्रस के अंदर फाइबर्स बन जाते हैं लंबे लंबे, दे टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फाइबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और यहाँ उनकी शेप कैसी होती है, स्फीरॉइडल शेप। और आपने देखा है बाल कभी पानी में डाल दो, जितने साल मर्जी रख लो, कभी गलेंगे नहीं है। यहीं से हमें एग्जाम्पल क्लियर हो जाती है कि जो हमारे हेयर है, स्किन है, नेल है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फाइब्रस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, जबकि जो हमारे पास ग्लोबुलर है उसमें कौन कौन सी लिंकेजेस होती हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन वंडरवाल्स इंट्रैक्शंस हैं, देन डाइपोलर इंट्रैक्शंस हैं। तो ये सारी हमारे पास इंट्रैक्शंस हमें देखने को मिलती हैं किसके अंदर, ग्लोबुलर के अंदर। तो डिफरेंस क्लियर हो गया फोर्सेस का भी, सोलुबिलिटी का भी।
देन ये जो हमारे पास ग्लोबुलर है, क्योंकि हमने कहा वो फोल्ड होती हैं तो उनकी फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि फाइब्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इसी वजह से वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं. दिस इज मेन रीजन के व्हाई दे आर इनसॉल्युबल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. हाउएवर दे आर वाटर सॉल्युबल बिकॉज दे हैव वीक फोर्सेस. एंड फाइब्रस आर मेन चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यूज. हमारे टिश्यूज को बनाता है. एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू. Now, next classification of protein is on the basis of chemical composition. केमिकल कंपोजिशन के अंदर से किसके बने हुए हैं? 3 कैटेगरीज हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? अगेन रिपीटिंग, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड देन डिराइव्ड प्रोटीन्स. डिराइव्ड के नाम से क्लियर है, इनको कहां से बनाया जाता है? सिंपल और कॉन्जुगेटेड से डिराइव किया जाता है, हेंस दे आर कॉल्ड डिराइव्ड. मेन डिफरेंस इन दोनों का जो एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन? सिंपल वो नाम से क्लियर है कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और कॉन्जुगेटेड कौन से हैं? जिनमें अमाइनो एसिड तो होने ही होने हैं, प्रोटीन पार्ट तो होना ही होना है, लेकिन साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, और वो 2 नॉन प्रोटीन पार्ट उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. जाने कि इसमें 2 चीजें हैं, अल्फा अमाइनो एसिड दोनों में है, इसमें सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड है और इसमें अल्फा अमाइनो एसिड के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप कंट्रोल्स द बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन. तो किसी भी प्रोटीन की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में से प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर किसी जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा हो? न्यूक्लिक एसिड हो प्रोटीन के अंदर, तो उस प्रोटीन का नाम न्यूक्लियो प्रोटीन होता है. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन. Now that was about classification, and now we come to next very important term, that is denaturation of proteins. What is denaturation term? Denaturation, D means removal of nature. Nature means जो उसका एक्चुअल नेचर है. एक्चुअल नेचर हमने नेचर क्या पढ़ा? ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स. हमने 2 तरह की पढ़ी नेचर. तो ये एक नेटिव प्रोटीन है. नेटिव प्रोटीन कौन सी होती है? जिसका अपना, यहां लिखा भी है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो. अलग से हर एक प्रोटीन का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और उसकी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो. तो जैसे ही वो एक्टिविटी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर या फिर हम पीएच चेंज करें, तो जो टेम्परेचर चेंज करने से या पीएच चेंज करने से उसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले स्फीरॉइडल था. ग्लोबुलर प्रोटीन में हमने स्फीरॉइडल शेप पढ़ा, और उसका ये सारा जो कॉइलिंग है वो खुल जाए और एक रैंडम सा कॉइल बन जाए, दैट इज कॉल्ड कि उसका नेचर खराब हो गया. इसीलिए इसको बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन. ये नेटिव प्रोटीन है. नेटिव प्रोटीन होती है जो फ्री प्रोटीन है अपनी असल नेचर में, और नेटिव प्रोटीन जो है दैट इज ग्लोबुलर इन नेचर. यहाँ पे बनाया है स्फीरॉइडल शेप, और जैसे ही टेम्परेचर या पीएच चेंज करते हैं तो उसका क्या, ये कॉइलिंग खुल गई, दैट बिकम्स रैंडम कॉइल, और दैट प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचर्ड प्रोटीन, जो हमारा टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो इसमें बेसिकल हुआ क्या कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है these are converted into fibrous proteins. कैसे? जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी. जैसे हम घर में दही लगाते हैं या चीज बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? दूध के अंदर हम दही को मिलाते हैं, और दूध के अंदर दही को ऐसे ही नहीं मिलाते हैं, दूध को पहले थोड़ा गर्म करते हैं. तो जैसे ही हम गर्म किया तो हमने उसको क्या दिया? हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया. फिर पीएच कैसे चेंज किया? जब थोड़ा सा बीच में दही डाला तो पीएच चेंज हो गया. तो पीएच हमने जब उसका चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो वही दूध क्या बन गया? दैट इज, दूध से क्या बन गया? दही बन गया. या कई बार लेमन डाल के हम क्या बना देते हैं? चीज बना देते हैं. या फिर टार्टेरिक एसिड डाल के चीज बनता है, जो दुकानों के अंदर बनता है. कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड. तो हमने नेचर चेंज कर दिया, पीएच चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया दूध को गर्म करके. तो वो क्या हुआ? ग्लोबुलर प्रोटीन is converted into fibrous protein. This process कि ग्लोबुलर से फाइब्रस बन गया. दही तो बिल्कुल लिक्विड था दूध, और दही क्या हो गया? थोड़ा सेमी सॉलिड. तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? हमने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, कोगुलेशन भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, जो कैसे आई? बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर और पीएच. ड्यूरिंग डीनेचुरेशन क्या होता है? बेसिकली जो सेकेंडरी और
टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं वो तो खत्म हो जाती हैं। अभी हमने नेक्स्ट पार्ट जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही पढ़ना है, और इसीलिए वो जो स्ट्रक्चर पार्ट है वो हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कंक्लूड करेंगे शुरू। और तब तक ये कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी और टर्शरी लेवल खराब हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर वो हमेशा इंटैक्ट रहती है। और एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कर्लिंग ऑफ मिल्क, कोगुलेशन ऑफ व्हाइट ऑफ एन एग, एग बनाते हैं। एग के अंदर जो व्हाइट पार्ट है पहले लिक्विड होता है और गर्म होने के बाद, बॉयल होने के बाद सेमी सॉलिड होता है। दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। या थर्ड एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ चीज, जो कैसे किया, कौन सा, टार्टेरिक एसिड डाल के। तो विद दिस ये आपका प्रोटीन का बहुत सारा पार्ट ओवर है। वी आर लेफ्ट ओनली विद स्ट्रक्चर लेवल विच वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव अ गुड डे।